हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको ये सिंपल लगेगा। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें इसकी कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बेसिक टर्म है इकोनॉमी। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, इकोनॉमी is a system which provides mankind the means to work and earn a living। यानी इकोनॉमी एक सिस्टम है जो मैनकाइंड को काम करने के जरिए प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकें। हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी की चिंता हो रही है, लेकिन अभी अगर हम घर पे ही रहें तो मैनकाइंड बची रहेगी और हम बाद में इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। तो हमें मैनकाइंड को बचाने पे ध्यान देना चाहिए। अभी इकोनॉमी को हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में 3 फर्म्स दी हुई हैं, राज गारमेंट्स, श्याम फर्नीचर और गणपति प्लाजा बेकरी। आप मान सकते हैं कि आप राज गारमेंट्स के ओनर हैं। आपने श्याम फर्नीचर के ओनर को गारमेंट्स बेचे और उन्होंने आपको मनी दिया। श्याम फर्नीचर ने गणपति प्लाजा बेकरी को फर्नीचर बेचा और गणपति प्लाजा ने उन्हें मनी दिया। अब आपका शोरूम राज गारमेंट्स का खूब चल गया, तो आपने आपके फ्रेंड्स ने आपको पार्टी के लिए बोला, तो आपने गणपति प्लाजा से पिज्जा मंगाया और आपने गणपति प्लाजा को मनी दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस डायग्राम में सारा फ्लो मनी का ही हो रहा है, यानी जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं। तो इकोनॉमी में क्या है, मनी का फ्लो ही इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि तीनों फर्म्स कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रही हैं। डायग्राम को देखने के बाद हमें इकोनॉमी की डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो मैनकाइंड को काम करने के जरिए प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। अब हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आइए इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस से हम समझते हैं कि हम क्या बना सकते हैं, हमें क्या बनाना चाहिए। जैसे हम किसी फैक्ट्री के ओनर हैं तो हम ए प्रोडक्ट बनाएं या बी प्रोडक्ट बनाएं। अगर हम किसान हैं तो हम गेहूं उगाएं या चावल उगाएं या और कोई फसल उगाएं। मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी फसल उगाएंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम गेहूं उगाएंगे, तो हम कितनी क्वांटिटी में उगाएंगे ये भी हमें सोचना है। तो पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के 2 पार्ट हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। जैसे आप अगरबत्ती का बिजनेस अगर करें तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होगा, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा लेबरर्स लगाने पड़ेंगे। वहां पे मशीनरी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑटोमोबाइल बनाने हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल बनाने में मशीनरी का काफी यूज होता है। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के 2 पार्ट हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कैपिटल गुड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करेंगे तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे लेबरर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की नहीं है या बहुत कम है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आता है,
क्योंकि वहां पे मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तीसरी प्रॉब्लम इकोनॉमी की है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आप कोई प्रोड्यूसर हैं तो आपको अपने टारगेट कस्टमर ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे आप सोच सकते हैं कि या तो आप मिडिल क्लास और पुअर के लिए गुड्स बनाएं या फिर रिच के लिए बनाएं। जैसे मारुति कंपनी है, वो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कारें बनाती है, और मर्सिडीज रिच और एक्सट्रीम रिच को ध्यान में रखते हुए कारें बनाती है। तो तीसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स तो देख ली, लेकिन ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इनके रीजंस क्या हैं, वो भी देखते हैं। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के 3 रीजंस हैं। पहला रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनगिनत होती हैं, कभी खत्म नहीं होती। दूसरा रीजन है, रिसोर्सेस आर स्केर्स या लिमिटेड। रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, जैसे आप जानते हैं पानी भी बहुत लिमिटेड है आजकल, और कोल, पेट्रोल, डीजल ये भी बहुत लिमिटेड हैं। तो दूसरा कारण है रिसोर्सेस आर स्केर्स। इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स का तीसरा कारण है स्केर्स रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे आप पानी पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं और गाड़ी भी धो सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक यूज में पानी को यूज कर लिया, तो एक पर्पस में पानी को यूज कर लिया, तो दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्केर्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आइए अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between human wants and scarce resources which have alternative uses। यानी इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, कैसे, एक रिलेशनशिप की तरह। किस में रिलेशनशिप? ह्यूमन वांट्स और स्केर्स रिसोर्सेस में रिलेशनशिप। और ये स्केर्स रिसोर्सेस कैसे होते हैं? ये इन स्केर्स रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आइए फिर से एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझती है एक रिलेशनशिप की तरह, ह्यूमन वांट्स और स्केर्स रिसोर्सेस में रिलेशनशिप को समझती है, और ये स्केर्स रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इकोनॉमिक्स के ये 4 रिसोर्सेस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होते हैं। स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये बात तक ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पे याद करने के लिए चीज लिखी है, लड्डू लाल चले इंग्लैंड। एल यानी लैंड, एल यानी लेबर, सी यानी कैपिटल और ई यानी एंटरप्राइज। ये 4 रिसोर्सेस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के होते हैं। हमने अभी तक इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। आइए अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, या एक हाउस होल्ड के बारे में समझते हैं, या एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, और हम इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में भी बात करते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस पर ध्यान देते हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी हाउस होल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, और हम सभी प्रोडक्ट्स और सभी गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। आइए वापस से एक बार सारी चीजें देख लें। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो मैनकाइंड को काम करने के जरिए प्रोवाइड करती है
ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides mankind the means to work and earn a living. इकोनॉमी को ध्यान से समझने के लिए हमने ये डायग्राम देखा था। आपने देखा था कि इस डायग्राम में मेनली मनी का फ्लो हो रहा है। राज गारमेंट्स, जो कि आपकी शॉप है, आपका शोरूम है, आपने श्याम फर्नीचर को गारमेंट्स बेचे थे और श्याम फर्नीचर ने आपको मनी दिया था। श्याम फर्नीचर ने गणपति प्लाजा को फर्नीचर बेचा था और गणपति प्लाजा ने श्याम फर्नीचर को मनी दिया था, और गणपति प्लाजा ने राज गारमेंट्स को पिज्जा दिया था और राज गारमेंट्स ने गणपति प्लाजा को मनी दिया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है। तो इकोनॉमी किस पे चलती है? मनी के सर्कुलेशन और फ्लो पे ही चलती है। इसके बाद हमने प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी देखी थी। इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? एक तो है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएं। अगर हम कोई फैक्ट्री ओनर हैं तो हम ए प्रोडक्ट बनाएं या बी प्रोडक्ट बनाएं। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है तो कितनी क्वांटिटी में वो बनाना है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी सबसे पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के 2 पार्ट हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी लेबर का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, ज्यादा लेबरर्स होंगे, मशीनरी का कम यूज होगा। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनरी का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, लेबरर्स कम होंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक स्मॉल और माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम आ सकती है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर और फॉर रिच। हम अगर कोई प्रोड्यूसर हैं तो हमें अपने टारगेट कस्टमर्स पे ध्यान देना होगा। हम देखेंगे कि हम किसको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हम मिडिल क्लास और पुअर को प्रोडक्ट बेच सकते हैं या हम रिच और एक्सट्रीम रिच को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। इसके बाद हमने इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के रीजंस देखे। 3 रीजंस होते हैं जैसे हम जानते हैं। पहला रीजन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी ह्यूमन बींग्स की वांट्स कभी खत्म नहीं होती। अगर एक वांट पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है। तो ह्यूमन बींग्स की वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं। दूसरा रीजन है रिसोर्सेस आर स्केर्स, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। हम जानते हैं पानी लिमिटेड है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल लिमिटेड है, कोयला लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस आर स्केर्स हम कह सकते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स का। तीसरा रीजन है स्केर्स रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसा हम जानते हैं पानी हम पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, गाड़ी भी धो सकते हैं, लेकिन एक पर्पस के लिए हमने पानी को यूज कर लिया तो वो दूसरे पर्पस में यूज नहीं आ पाएगा। तो तीसरा रीजन है स्केर्स रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखी। 2 ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, एक हाउसहोल्ड के बारे में समझते हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं। इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है।
आइए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी हाउस होल्ड्स के बारे में समझते हैं और सभी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देते हैं। इसमें हम सभी प्रोडक्ट्स यानी सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड पर ध्यान देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आपने 10th तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब साइंस के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स को साइंस भी और आर्ट भी माना जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में एमएससी इकोनॉमिक्स कराया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एमए इकोनॉमिक्स कराया जाता है, यानी इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों का पार्ट है। इकोनॉमिक्स को कुछ लोग साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं और कुछ आर्ट का सब्जेक्ट मानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। आप किस चीज को साइंस कह सकते हैं? साइंस वो होता है जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करे, चाहे कोई भी पर्सन एक्सपेरिमेंट करे, सेम रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स को भी साइंस मानते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ रूल्स और लॉ होते हैं, जैसा कि साइंस में होता है। जो लोग इकोनॉमिक्स को साइंस मानते हैं, उन्होंने इसके भी दो पार्ट किए हैं। एक है पॉजिटिव साइंस और एक है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस यानी व्हाट इज व्हाट वाज, क्या है क्या था। पॉजिटिव साइंस में हम केवल डेटा के बारे में पढ़ते हैं, यानी डेटा एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव साइंस में हम केवल कंडीशंस को देखते हैं, केवल ये समझते हैं कि क्या डेटा है, क्या चीजें हैं और क्या थी, बस इस पर ही ध्यान देते हैं। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हम व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी की बात करते हैं, यानी क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव वर्ड आया है नॉर्म्स से। नॉर्म्स यानी रूल्स और रेगुलेशंस, यानी कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो हम नॉर्मेटिव साइंस की तरह इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, जरा सोचिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम क्वालिटी देखते हैं, वारंटी देखते हैं, गारंटी देखते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में एक मार्क होता है, आईएसआई मार्क। कई लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते वक्त आईएसआई मार्क है या नहीं वो देखते हैं। आईएसआई मार्क गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बीआईएस देती है कंपनीज को प्रोडक्ट पे। बीआईएस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कैसा होगा। खासतौर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, खासतौर से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। वैसे हेलमेट्स भी आईएसआई मार्क के आते हैं। तो गवर्नमेंट ये ध्यान देती है कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉर्म्स डिसाइड करती है गवर्नमेंट। तो वहीं से ये वर्ड आया है नॉर्मेटिव साइंस, यानी हम इकोनॉमिक्स को जब नॉर्मेटिव साइंस की तरह पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव साइंस की तरह इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। आइए अब इकोनॉमिक्स को आर्ट की तरह समझते हैं। आर्ट क्या होता है? आर्ट यानी जब दो पर्सन कोई काम करें लेकिन डिफरेंट रिजल्ट आए, तो वो आर्ट है। जैसे दो सिंगर गा सकते हैं,
हो सकता है आप गाओ तो आप इंडियन आइडल में पहुंच जाओ, और मैं गाऊं तो लोग मुझे बिठा दें। तो वो क्या है? आर्ट। हर किसी की अपनी अपनी गाने की कला होती है, तो वो क्या हुआ? आर्ट। ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिए, अलग अलग परसेप्शन दिए अपने, तो इकोनॉमिक्स को इसलिए आर्ट भी माना जाता है। आज हम इतने ही टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक्स।